हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्टेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 2 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत फर्म, उत्पादक या उद्योग के संतुलन की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। और यह अल्पकाल और दीर्घकाल, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। तो हमने पिछले 2 वीडियो में पूर्ण प्रतियोगिता की अर्थ, परिभाषाएं, इसके विशेषताएं और इसकी समय काल को पढ़ने का प्रयास किए थे। आज हम संतुलन की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। उस वीडियो को आप लोग, जो पिछले 2 वीडियो जो हमने अपलोड किया, उस चीज़ को बेहतर तरीके से आप लोग देख लीजिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ स्पष्ट ये रहा, हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हमने नोट्स में लिख रखे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन की अवस्थाओं का वर्णन करें। ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में रह सकता है, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की अल्पकालीन संतुलन पूछा जा सकता है, सिर्फ दीर्घकालीन पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन की स्थिति या उद्योग की संतुलन की स्थिति को पूछा जा सकता है। तो आप इसको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन एक ही हैं, बट पूछने का तरीका से सबका एग्जाम्स में अलग अलग होते हैं। तो इस चीज़ को समझ जाइए, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो एक फर्म या उत्पादक कहिए या उद्योग कहिए, संतुलन की अवस्था में तब होती है जब उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, या जब लाभ प्राप्त हो रहा होता है तो वो अधिक से अधिक लाभ की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह वह अवस्था है जिसमें फर्म अपने उत्पादन के मात्रा या प्रकार या उससे संबंधित किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं चाहता है। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म, उद्योग या उत्पादक जो भी है, वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, और वे चाहता है कि कम से कम हमें हानि की प्राप्ति हो। वे संतुलन में हमेशा रहना चाहता है, हमेशा लाभ की स्थिति में रहना चाहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो हमेशा चाहेगा कि हमें अगर हानि हो रहा हो तो कितना कम से कम हानि हो, उस चीज़ को टारगेट में वो रखेगा, और लाभ हो रहा है तो वो अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति चाहेगा, या वो चाहेगा कि हमें जो लागत है उसकी प्राप्ति कम से कम, लागत जो हमें हमारा लग रहा है उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगा, तो वो लंबे टाइम तक वो अपने फर्म को उत्पादन में रख सकता है। ये है इसका संतुलन की स्थिति। अब जानते हैं इसका शर्त क्या है। इसके शर्त के बारे में आइए देखते हैं हम। तो इसका पहला शर्त है कि MR = MC होना चाहिए। इसका पहला शर्त है कि MR, मार्जिनल रेवेन्यू, जो सीमांत आय होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो सीमांत लागत है उसके बराबर सीमांत आय होना चाहिए। और दूसरा इसका शर्त है कि MR रेखा को MC रेखा नीचे से काटे, MC रेखा नीचे से काटे, यानी कि MR बड़ा हो MC से, मतलब रेवेन्यू जो हमारा जो सीमांत आय की प्राप्ति होगा वो जो लागत से अधिक होना चाहिए। ये नीचे से काटता है, MC वक्र नीचे से काटता है। देख लीजिए, हम नोट्स में यहाँ नोट कर रखे हैं, MC रेखा MR को संतुलन बिंदु पर नीचे से काटे। ये 2 इसका शर्त है। आइए इसको हम ये दोनों को फिगर के सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम 2 फिगर बना रखा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए,
इस रेखा चित्र में एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी को ले लिए हैं और वाई एक्सेस पर इनकम, एक्सपेंडिचर और प्राइस यानी कि आय, व्यय और कीमत को हम वाई एक्सेस पर ले रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये रेखा जो यहाँ पी रेखा ये खींचा हुआ है, ये क्या है, सॉरी रेवेन्यू, ये रेखा जो है एम आर बराबर है EMC के, बराबर है EAR के, EAR MR दोनों बराबर है और MC भी यहाँ पे बराबर है, बराबर P भी है, प्राइस भी है, इक्वल है। ये आपस में सब एक दूसरे से संतुलन में है। ये पूर्ण प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण शर्त है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक MC रेखा लिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे हम एक MC रेखा ले लिए, हो सकता है कि MC रेखा हम ऐसे ले सकते थे, ठीक ना, ऐसे लिया जा सकता था, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ देख लीजिए पहला शर्त क्या है कि यहाँ संतुलन में आ रहा है, देख लीजिए ई बिंदु पर क्या है, ये MR MC के बराबर है। MR रेखा ये है और ये है MC रेखा। तो यहाँ ये बिंदु पर देख लीजिए दोनों संतुलन में की स्थिति में है, MR = MC है, देख लीजिए MR = MC है, देख लीजिए यहाँ ये चीज़ डिनोट किया गया है। तो इस रेखा चित्र में दिखलाया गया है, जबकि हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि MR MC के बराबर तो यहाँ पे है कि क्या है कि यहाँ MR MC के बराबर है, देख लीजिए MR और MC के बराबर। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि MC रेखा जो है MR को नीचे से काट रहा है, देख लीजिए MC रेखा नीचे से काट रहा है, ऐसे होता है इसका रेखा। तो ये MC रेखा ये है और ये MR रेखा ये है। तो MR रेखा को MC वक्र नीचे से काट रहा है। क्या है कि MR यहाँ अधिक हमको प्राप्त हो रहा है, देख लीजिए MR ऊंचा है, ये नीचे से काट रहा है। तो यहाँ नीचे से काटने वाला चीज़ को हम यहाँ डिटेल से क्लियर करिए कि यहाँ देख लीजिए MR > MC है, = MR, मानी कि MR किसके बराबर है और बराबर से अधिक है MR MC से। तो यहाँ लाभ को देखकर अन्य फर्म इस ओर आकर्षित होंगे। यहाँ की स्थिति जब देखेगा तो और भी फर्म जो है वो आकर्षित होंगे, जिससे कीमत कम हो जाएगी और पूर्ति की भी बढ़ जाएगी। इसलिए संतुलन वही होगा जहाँ MR = MC हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे दिखला रहा है कि ये संतुलन की स्थिति में ही होगा। ये यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ है और यहाँ है, देख लीजिए यहाँ भी संतुलन हो सकता था यहाँ, लेकिन क्यों नहीं है, ये इसका शर्त है कि MR = MC होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम MC को बड़ा MR अधिक हो जाए तो जब क्या होगा, MR अधिक यहाँ पे अधिक हो रहा है देखिए, और यहाँ पे कम हो रहा है, देख लीजिए इस रेखा चित्र में MR कम है। यहाँ पे देखिए C बिंदु पर, अब इतना ध्यान दीजिए, ये इस रेखा में यहाँ पे देखिए MR बड़ा है MC से, और यहाँ पे देखिए ये MC बड़ा है, MC बड़ा है MR से। इस G बिंदु को शर्त की को देखिए, ध्यान दीजिए। तो इससे पता चलता है हमें कि फर्म अधिक और आना चाहेंगे और फिर जब कीमत घट जाएगा तो घट के ई बिंदु पर आकर के संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेगा। अब आइए दूसरी रेखा चित्र में। इस रेखा चित्र में P बिंदु पर MR रेखा MC को नीचे से काट रहा है, देख लीजिए, ऊपर से काट रहा है, सॉरी MC रेखा ये है, P बिंदु पर देखिए काट रहा है, यहाँ पे ऊपर से काट रहा है। लेकिन इसका आवश्यक शर्त क्या था, यहाँ नीचे से काटना। तो संतुलन में यहाँ भी हो सकता था, P बिंदु पर भी संतुलन में हो सकता था, लेकिन नहीं होगा यहाँ, क्योंकि इसका शर्त, आवश्यक शर्त क्या है कि MC रेखा MR को नीचे से काटे।
लेकिन यहाँ लाभ अधिकतम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी बिंदु पर अधिकतम लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि OM उत्पादन के पहले उत्पादन की मात्रा MC/MR से अधिक थी। यहाँ क्या है कि O से M उत्पादन के पहले उत्पादन की मात्रा MC जो है MR से अधिक है। अतः P बिंदु पर ऐसा संतुलन की स्थिति नहीं हो पाएगा, लाभ की प्राप्ति, अधिकतम लाभ की प्राप्ति नहीं होगा। दूसरी बिंदु E है, दूसरी बिंदु यहाँ पर क्या है, E है, देख लीजिए E है, जहाँ MR बराबर MC है। यहाँ भी MR बराबर MC हो रहा है, देख लीजिए यहाँ MR बराबर MC है, दिखाता है गया है। जहाँ पे क्या है, अधिकतम लाभ हो रहा है। चित्र में ध्यान से देखिएगा, यहाँ MC वक्र MR को नीचे से काट रहा है। E बिंदु पर MC वक्र नीचे से काट रहा है और MR के बराबर है। यहाँ दोनों शर्त इक्वल, दोनों शर्त पूरा हो रहा है, देख लीजिए दोनों शर्त पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उसे अधिकतम, ये प्रॉफिट वाला भाग होगा, ये भाग जो होगा वो इसे प्रॉफिट लाभ की स्थिति वाला भाग है। तो ये रहा इसकी स्थितियाँ। अब हम देखते हैं कि विभिन्न स्थितियों में फर्म की संतुलन क्या होगा, यानी कि विभिन्न स्थितियों में फर्म की संतुलन कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन की व्याख्या 4 अवस्थाओं में हम कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम, जिसमें समान लागत की स्थिति में अल्पकालीन संतुलन को देखेंगे। समान लागत की अवस्था का अर्थ है उद्योग के सभी फर्मों की लागत स्थिति एक प्रकार की है, अर्थात सभी की लागत समान है। अल्पकाल में समान लागत के 3 स्तर, लाभ, असामान्य लाभ और हानि हो सकती है। यह बाजार के प्रचलित मूल्य पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं, एक ही ग्राफ में ये तीनों चीज़ को हम देखने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे इस रेखा चित्र में है, दिखलाया गया है। यहाँ पे प्रथम स्तर को देखिए। पहले यहाँ मान लिया एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को ले लिया है, दूसरे पर यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, एक कॉस्ट, ये लागत, रेवेन्यू और प्राइस को इसमें लिए हैं वाई एक्सिस पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मान लिया कि प्रचलित मूल्य OP2 है, प्रचलित मूल्य हमारा OP2 है, O से P2 है। तो इसका संतुलन बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे देख लीजिए। MC शर्त, आवश्यक शर्त क्या था, MR देख लीजिए, ये शॉर्ट रन का EAR MR और प्राइस है। यहाँ शॉर्ट रन का EAR MR प्राइस 3 रेखा हम खींचे हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 को अलग अलग रेखा है, आप अलग अलग भी ग्राफ बना सकते हैं, उसको हम आगे देख लेंगे कैसे बनाया जाता है, इसमें भी आप बना लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आवश्यक शर्त है कि MC वक्र नीचे से काटे और MR MC के बराबर हो। तो यहाँ संतुलन बिंदु E पर है, जहाँ पर देखिए क्वांटिटी उत्पादन क्या हो रहा है, यहाँ वो से T हो रहा है, उतना हो रहा है। SAR से नीचे है, देखिए SAC यहाँ पर क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यहाँ पे नीचे है, देखिए नीचे है, इस बिंदु को टच नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ टच कर रहा है इसको, है ना, नीचे। अतः फर्म को असामान्य लाभ की स्थिति होता है। देखिए कहाँ से कितना लाभ, असामान्य लाभ होगा, देख लीजिए यहाँ से संतुलन की स्थिति देख लीजिए, ये P संतुलन की स्थिति होगा और ये अपना इसको लाभ की प्राप्ति होगा। तो यहाँ असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरा स्तर है, मान लीजिए कि प्रचलित मूल्य OP है, प्रचलित मूल्य O से P है, संतुलन बिंदु E है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि SAC SAR के बराबर है। यहाँ शॉर्ट रन एवरेज
कॉस्ट शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, मतलब औसत लागत जो है औसत आय के बराबर है। ये आर इक्वल टू ए सी है, यानी कि एवरेज कॉस्ट जो एवरेज ऑल टोटल हम देख सकते हैं तो वो दोनों बराबर है। जो यह सामान्य लाभ की स्थिति संतुलन की स्थिति को बतला रही है, ये जो है यह सामान्य लाभ की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा स्तर पर हम आप देखिए कि मान लीजिए प्रचलित कीमत क्या है हमारे पास, वो से P1 है। क्या है? वो से P1 है। तो यहाँ संतुलन ई बिंदु पर प्राप्त करेगा और ये SMC यहाँ है और SAC यहाँ है। तो EAC यहाँ क्या है? SAC क्या है कि औसत आय SAR से ऊपर है। देख लीजिए, ये आर आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है और ये इस ई बिंदु पर और यहाँ ये है। तो इस प्रकार से ये यहाँ से रेखा खींचेंगे तो फर्म को हानि होगा, फर्म को यहाँ पे हानि की स्थिति उत्पन्न होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कम आ रहा है। क्या है यहाँ पर? क्या है कि एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन के अंतर्गत कम आ रहा है एवरेज कॉस्ट के अपेक्षा, तो यहाँ पे फर्म को हानि होगा। तो इस प्रकार से ये रहा इसका संतुलन का स्तर। इसका दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा स्थिति इसका जो है लागत विभेद की स्थिति में अल्पकालीन संतुलन क्या होता है उस चीज़ को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लागत विभेद कच्चे माल के रूप में अंतर के बराबर अथवा श्रमिक या उत्पादक की कार्यक्षमता के अंतर्गत अंतर के कारण हो सकता है। इस अवस्था में हमें असामान्य लाभ तथा हानि की प्राप्ति होती है। इसमें भी तीनों स्थिति प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए कहा जा सकता है कि परिवर्तनशील साधन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अल्पकालीन संतुलन की स्थिति हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्पकाल में क्या होता है कि स्थिर साधन को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हम जब भी करेंगे तो परिवर्तनशील साधन को ही हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए देखिए असामान्य लाभ और सामान्य लाभ की स्थिति इसमें कैसे होता है। तो यहाँ पे जो है ये देखिए असामान्य लाभ की स्थिति वाला फॉर्म दिखाया गया है। इस रेखा चित्र में पी रेखा यहाँ खींचा गया है, जो SAR शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू SMR है, इक्वल टू प्राइस है। यहाँ पे ये सब आपस में बराबर हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये सब में एक ही चीज़ लागू होगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। हम बार बार इस चीज़ को डिनोट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए प्राइस इतना है और यहाँ ये, यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ध्यान दीजिएगा SAC रेखा यहाँ से यहाँ खींचा गया है और SMC रेखा यहाँ। तो संतुलन की स्थिति कहाँ पे होगा? संतुलन का शर्त क्या था कि MR इक्वल टू MC होना चाहिए और MC वक्र MR को नीचे से काटे। तो कहाँ काट रहा है? ई बिंदु पर काट रहा है, देख लीजिए। तो संतुलन को की स्थिति ई बिंदु पर होगा। तो फर्म को क्या हो रहा है देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे SAC जो एवरेज कॉस्ट है उससे रेखा एक खींच दीजिए, एवरेज कॉस्ट को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए जो ये असामान्य लाभ प्रॉफिट लाभ की स्थिति को बतलाता है। ये असामान्य लाभ के रूप में इसे लाभ की प्राप्ति होता है, यानी कि एवरेज कॉस्ट नीचे है मार्जिनल कॉस्ट से और EAR से। एवरेज कॉस्ट नीचे है मतलब कम है MC से, EAR से, यानी कि EAR अधिक है। यहाँ एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू अधिक है किससे? AC से। एवरेज कॉस्ट जो उससे अधिक है, तो यहाँ असामान्य लाभ की स्थिति होता है। यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, AC वक्र टच कर रहा है किसको? प्राइस को, कीमत को, जो प्राइस हमें प्राप्त हो रहा है। या तो इसको MR कर सकते हैं, EAR कर सकते हैं। इस चीज़ को बार बार हम बताएंगे नहीं। तो इस चीज़ को, ये प्राइस भी इसी को कहते हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि संतुलन, यहाँ संतुलन कहाँ पर प्राप्त कर रहा है, देखिए ई बिंदु पर, उसी रेखा पर, यानी कि एम से नीचे से काट रहा है यहाँ पे। तो क्या है कि ये आर बराबर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ संतुलन की स्थिति कैसे हो रहा है, एस ई एस आर इक्वल टू एस ई एस सी हो जा रहा है, दोनों बराबर है। तो ये सामान्य लाभ होगा, यहाँ सामान्य लाभ की स्थिति में होगा, मतलब जो बराबर हो जा रहा है, जितना खर्च हमारा हो रहा है उतना ही प्राप्ति हो रहा है, तो ये सामान्य लाभ की स्थिति में है, लॉस में नहीं है। तीसरा स्थिति क्या है कि देख लीजिए, प्राइस रेखा यहाँ पे है, एवरेज रेवेन्यू रेखा, मार्जिनल रेवेन्यू रेखा यहाँ पे है, और ये सी रेखा ऊपर चल गया, एवरेज कॉस्ट जो हमारा लागत है वो बढ़ गया है। तो संतुलन तो यहाँ पे होगा जहाँ पर ये आर को ना, एम आर को एम सी जहाँ काटता है वहाँ पे होता है नीचे से। तो क्या होगा इस स्थिति में, यहाँ से संतुलन ऊपर एक रेखा एक खींच दीजिए, इसको मिलाते हुए इस रेखा को, और ये सी से में जहाँ टच कर रहा है वहाँ से मिला दीजिए एक रेखा, तो ये लॉस की स्थिति होगा, यहाँ पे हानि की प्राप्ति हो रहा है फर्म को। तो हानि की स्थिति में शॉर्ट रन में क्या करेगा उत्पादक, इसको दीर्घ काल में लाभ प्राप्त करने के लिए वो फर्म को बनाए रखेगा, कुछ टाइम तक वो बनाए रखेगा, ताकि दीर्घकाल में लाभ की प्राप्ति हो सके। अब आइए दीर्घकाल की स्थिति हम जानते हैं, दीर्घकालीन संतुलन को हम जानने का प्रयास करेंगे आज। तो दीर्घकाल में संतुलन जो होता है वो यह दीर्घकालीन समय की एक लंबी अवधि होता है, जिसमें फर्म संतुलन में तभी होगा जब एम आर एम सी बराबर एम सी के हो जाए, और दूसरा शर्त क्या है कि एम आर इसी के हो, और यहाँ पे ये शर्त फॉलो करना, दूसरा शर्त ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये आर बराबर ये सी, अर्थात एम आर बराबर ये आर बराबर एम सी बराबर ये सी, सब इक्वल होगा, तभी लाभ की प्राप्ति होगा, और उसके बाद ये तभी उत्पादन कर सके। यदि कीमत ए सी से ज़्यादा होगी, तो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी, तो लाभ से आकर्षित होकर नए फर्म उद्योग में प्रवेश करेंगे, पूर्ति बढ़ जाएगी, कीमत में कमी होगी। ऐसा तब तक होते रहेगा जब तक ए सी बराबर प्रॉफिट नहीं हो जाता है, मतलब एवरेज कॉस्ट बराबर प्राइस नहीं हो जाएगा, तब तक ऐसा होते रहेगा, फर्म आएगा जाएगा। यानी कि ये देख लीजिए, ये लॉन्ग रन ये LAC है और LMC है। एम सी देखिए पी को एम आर को काट रहा है, नीचे से संतुलन बिंदु यहाँ पे है, तो ये संतुलन की स्थिति में होगा। इसका दूसरा तरीका देख लीजिए, दीर्घकालीन संतुलन लागत विभेद की स्थिति में होता है। तो यहाँ देख लीजिए, कहता है इस अवस्था में सीमांत फर्म, मार्जिनल फर्म जो होता है की धारणा का उपयोग किया जाता है। सीमांत फर्म एक ऐसा फर्म है जो कीमत के कम होने की उद्योग से बाहर निकल जाता है, मतलब शॉर्ट रन में क्या होता था, अल्पकाल में वो बने रहता था, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब कीमत कम प्राप्ति होगा एवरेज कॉस्ट से, तो वो बाहर निकल जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीमांत फर्म सबसे अधिक लागत वाला फर्म होता है, तो सामान्य लाभ प्राप्त करता है, जबकि अन्य फर्म असामान्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति में संतुलन की दो शर्त हैं, प्राइस इक्वल टू एम सी, पहला शर्त प्राइस इक्वल टू एम सी, और दूसरा शर्त प्राइस इक्वल टू ए सी, प्राइस इक्वल टू ए सी। ये मार्जिनल फर्म की स्थिति को बतलाता है। तो आइए इस चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये मार्जिनल फर्म है, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल फर्म को रखा गया है। तो इसमें क्या है कि देखिए, इसको संतुलन की स्थिति में है, ये LAC जो है टच कर रहा है इसको, और MC नीचे से काट रहा है, तो संतुलन की स्थिति ये यहाँ लाभ की स्थिति में है, यहाँ सामान्य लाभ की स्थिति, यहाँ क्या है सामान्य लाभ की स्थिति में। अब यहाँ दूसरा फर्म, ये का स्थिति यहाँ देख लीजिए कि ये जो है LAR बराबर EMR बराबर LMR है। तो यहाँ क्या है कि देखिए AC रेखा यहाँ है,
और एसी को क्या करता है, एमसी नीचे से काटता है उसके निचला बिंदु पर, तो यहाँ ये बिंदु संतुलन की स्थिति में। तो इससे क्या होगा कि ये बिंदु से एक रेखा निखा एक्स एक्सिस को मिला दीजिए, जहाँ एसी को टच करेगा वहाँ से एक लाइन खींचिए वाई एक्सिस की ओर, और ये जो बीच का भाग होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट की या सामान्य लाभ की स्थिति होगा। यहाँ पे असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। दूसरा तरीका इसमें है कि देख लीजिए, यहाँ पे फर्म बी का भी फर्म संतुलन की स्थिति को यहाँ दिखाया गया है। देख लीजिए, एसी एलएसी को एलएमसी नीचे से काट रहा है और ये संतुलन बिंदु होगा, यहाँ भी प्रॉफिट की स्थिति को दिखला रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए उपयोग की ये जो तीनों रेखा चित्र है उसे स्पष्ट हो जाता है कि सीमांत फर्म की कीमत ओपी, फर्म ए की कीमत OP1 तथा फर्म बी की कीमत OP2 है। देख लीजिए ये लाइन सब एक ही इक्वल रखे हैं, लेकिन सबका नाम चेंज किया गया है। यहाँ देख लीजिए, इसका कीमत वो से P है, इसका OP1 है और इसका OP2 है, P2 है, तथा B की कीमत OP2 है, B के OP2 है। यहाँ OP इक्वल टू OP1 और OP2 है। देख लीजिए OP बराबर OP1 बराबर OP2। देख लीजिए ये तीनों बराबर है, देखिए एक ही लाइन पर है, सीधा इक्वल है, बराबर है। सभी n फर्मों की, यहाँ कह सकते हैं कि अर्थात सीमांत फर्म के बराबर सभी n फर्मों की कीमत है। सभी कीमत अपने अपने फर्म की सीमांत लागत के बराबर है। सभी क्या है, कीमत अपने अपने फर्म के बराबर है। कीमत सीमांत फर्म की औसत लागत के बराबर है, अतः सीमांत फर्म सामान्य लाभ प्राप्त कर रहा है। फर्म ए एवं बी असामान्य लाभ की स्थिति में है। ये और बी दोनों है असामान्य लाभ, ये जो है असामान्य लाभ की प्राप्ति हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए लाभ की प्राप्ति हो रहा है, तो असामान्य लाभ की प्राप्ति हो सकता है। तो इस रूप से हम पूर्व में इधर जो व्याख्या किए उसे स्पष्ट हो जाता है कि फर्म के संतुलन के दो आवश्यक शर्त हैं, जिसका पालन प्रत्येक दशा में करना चाहिए संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। MR बराबर, पहला शर्त क्या था हमारा, पहला शर्त क्या था, MR बराबर MC, और दूसरा क्या है, MC रेखा MR को नीचे से काटे। ये इसका शर्त था। अल्पकाल में फर्म हानि में रहते हुए भी संतुलन में रहता है, परंतु दीर्घकाल में हानि उठाना नहीं चाहता है, ये इसका स्थिति है। तो इस प्रकार से हम फर्म संतुलन प्राप्त करता है। तो ये रहा हमारा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकालीन फर्म का अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति। अब हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उद्योग के संतुलन की स्थिति, यानी कि क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उद्योग के संतुलन का वर्णन कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ स्पष्ट देखिए, किसी उद्योग को संतुलन की स्थिति में तब कहा जाएगा जब उस उद्योग में वस्तु के कुल उत्पादन में बढ़ने घटने की प्रवृत्ति नहीं हो, यानी कि कहने का मतलब उतार चढ़ाव नहीं हो, वो संतुलन में होगा। इसका पहला शर्त है, संतुलन का शर्त है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अर्थात डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा। दूसरा है तरीका इसका, MR इक्वल टू MC हो तथा MC वक्र MR को नीचे से काटे, ये दूसरा शर्त है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक शर्त डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ध्यान दीजिएगा उद्योग के मामले में उद्योग के संतुलन का स्थिति आ जाए तो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है। यहाँ
ये आवश्यक शर्त है। उद्योग का संतुलन अल्पकाल में कैसे होगा, इस चीज़ को आइए देखते हैं। अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में को देखते हैं। उद्योग अल्पकाल में संतुलन की स्थिति में तब होता है जब उद्योग की अल्पकालीन मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाते हैं और उद्योग के सभी फर्म संतुलन की अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था में फर्म सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि की अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से उद्योग की वस्तु की मांग पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं इसको रेखाचित्र के माध्यम से। रेखाचित्र के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि इंडस्ट्री जो है ये रहा आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब ये ध्यान दीजिएगा, फर्म अलग चीज़ है, उद्योग अलग चीज़ है। यानी कि एक इंडस्ट्री का कई फर्में हो सकती हैं। मतलब इंडस्ट्री संतुलन में मांग और पूर्ति से होता है। देख लीजिए संतुलन, ये प्राइस ऐसे, ये आर और एम आर प्राइस ये है, और ये सप्लाई और डिमांड, जहाँ सप्लाई डिमांड होगा वहाँ ये निर्धारित होता है प्राइस। ये फर्म संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि फर्म संतुलन का स्थिति का पहला शर्त क्या है कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए। और अब देखिए ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि फर्म को लाभ और हानि हो सकता है। फर्म को, कोई फर्म मान लीजिए कोई फर्म प्रॉफिट में है तो कोई लॉस में है, हो सकता है कोई सामान्य है या कोई असामान्य लाभ में है, कोई असामान्य हानि में है, कोई सामान्य लाभ में है। तो ऐसा स्थिति हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये फर्म ये जो है यह असामान्य लाभ की स्थिति में यहाँ प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। दूसरा फर्म ये जो है वो लॉस की स्थिति में है, या लॉस का ये लाभ, प्रॉफिट और लॉस का फिगर आप बना सकते हैं। हो सकता है आप ये भी ग्राफ, कोई फर्म हो सकता है ऐसे हो सकता है। ये प्राइस है तो संतुलन ये ऐसी है, LAC है, हो सकता है ये SAC, और ये SMC है, ये संतुलन में यहाँ होगा। तो हो सकता है मतलब सामान्य लाभ की स्थिति में भी हो सकता है कोई भी फर्म। लेकिन ध्यान रहे कि हमेशा इंडस्ट्री जो होगा वो संतुलन की स्थिति में मांग इक्वल टू पूर्ति बराबर होनी चाहिए। तो अब देखते हैं उद्योग की दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो उद्योग का संतुलन का दीर्घकाल में उद्योग में नए फर्म प्रवेश पा सकते हैं तथा बाहर निकल सकते हैं। यदि असामान्य लाभ की स्थिति होती है तो नए फर्म प्रवेश करते हैं और असामान्य लाभ को सामान्य लाभ में बदल देते हैं। दूसरी ओर जब हानि की स्थिति होती है तो कुछ फर्म उद्योग से बाहर निकल जाते हैं। अतः एक फर्म के लिए असामान्य लाभ की स्थिति होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि साम्यावस्था तब उत्पन्न होती है जब उद्योग की मांग एवं पूर्ति बराबर हो जाती है। जब उद्योग की मांग एवं पूर्ति बराबर हो जाती है, इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्योग लाभ की स्थिति में मांग और पूर्ति बराबर होने की स्थिति में ही होता है। क्या होता है कि जब मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाता है तथा प्रत्येक फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करते हैं, तभी फर्म की संख्या भी असंतुलित हो जाती है। तब क्या होता है, फर्म की संख्या असंतुलित हो जाता है। मतलब असामान्य लाभ की स्थिति में बहुत सारे फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर जाते हैं और हानि की स्थिति में सब भागने लगते हैं, हम सब बाहर निकल जाते हैं। तो ये स्थिति आइए इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो रहा है। कब हो रहा है, ये प्राइस इक्वल है दोनों। यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि जब लाभ की स्थिति असामान्य लाभ की स्थिति होती है, यानी कि MC जब नीचे से कटने लगता है तो यहाँ संतुलन बिंदु यहाँ हो जाता, यानी कि कह सकते हैं कि मान लीजिए AC हो तो संतुलन बिंदु कहाँ पे होगा, देख लीजिए यहाँ हो रहा है, और लाभ की स्थिति यहाँ पे हो रहा है, यहाँ लाभ की स्थिति हो रहा है। हानि की स्थिति जब ये AC हो तो हानि की स्थिति यहाँ हो जाएगा, यहाँ संतुलन होगा और ये हानि की स्थिति प्राप्त कर होगा।
तो हानि की स्थिति में बाहर जाता है और लाभ की स्थिति में प्रवेश करता है। इस प्रकार से इतना तब तक आर बाहर होते रहता है फर्म कि जब तक प्राइस संतुलन में ना हो जाए, यानी कि उद्योग संतुलन में डिमांड और सप्लाई बराबर ना हो जाए। तो ये इसका उद्योग का संतुलन की स्थिति रहा, ये इसका शर्त है। सभी शर्त मतलब पुराने जो शर्त हम देखें वो सब इसमें लागू होता है। तो इस प्रकार से आज हमने पूर्ण प्रतियोगिता को कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। तो आगे अब हम मोनोपोली को पढ़ने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।